Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. हेलो एवरीवन, और आप सभी का फिर से स्वागत है क्लास 8 के हमारे साइंस के इस वीडियो में। क्लास 8 में अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिए। फाइबर टू फैब्रिक लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था, और अगला जो चैप्टर है हमारा मटेरियल, मेटल और नॉन मेटल, उसे लेकर के आए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप यहाँ पे क्लास 8 में पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आपको क्लास 9th में भी पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में, और क्लास 10th में तो बहुत बड़ा एक चैप्टर ही है मेटल और नॉन मेटल के ऊपर में, तो जिसमें हम लोग बहुत ब्रॉडली डिस्कस करेंगे मेटल और नॉन मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, इसके पहले जानने से पहले हमें इस मैटर को समझना होगा कि ये मैटर क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर नाम भी सुना होगा कि अगर मैटर की बात करें तो मैटर क्या होते हैं। मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर मतलब होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव some mass is called matter। ठीक है, कह रहा है कि हर एक वो चीज हमारे जो आसपास है, जो जगह लेती है और जिसके अंदर में कुछ मास होता है, जिसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिनका कुछ एक भार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन ये जितने भी मैटर होते हैं वो बहुत सारे बेसिक यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, और इन बेसिक यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। अगर एक ही जैसे एटम्स, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं? मैटर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। इन टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं एटम से मिलकर के बने होते हैं। अब इन एटम का कंपोजिशन जो होता है वो अलग अलग भी हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग क्लास 9th में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अलग अलग तरीके के एटम से मिलकर के कोई एलिमेंट बना हो तो उसे क्या कहेंगे, अगर एक जैसे एटम से मिलकर के कोई एलिमेंट बना हो तो उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पे हमको उसी के बारे में बात करना है जो एक जैसे एटम से मिलकर के बने होते हैं। तो वो सब्सटेंसेस दैट इज कंपोज्ड ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बने होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं इनको? एलिमेंट्स कहते हैं। तो एलिमेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर कंपोज्ड ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बने होते हैं। जैसे आयरन है, तो आयरन की कोई रॉड है तो हम क्यों उसे लोहे की रॉड कह रहे हैं? क्योंकि उसके सारे जो कंपोनेंट हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो बेसिक यूनिट्स हैं, वो सारे के सारे जो एटम्स हैं वो किसके हैं? आयरन के ही एटम्स हैं। तो यहाँ पे अगर आयरन की बात किए तो सारे इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? वो आयरन के ही होंगे इसके पास में। तो सारे एटम आयरन के मौजूद हैं, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या कहा? एलिमेंट कहा। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, हमारे ऐसे करके 118 एलिमेंट हैं हमारे आसपास में। कितने एलिमेंट नोन है अभी तक? 118 एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट हैं। तो वो सारे के सारे यूनिक हैं, क्योंकि वो ऑल आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स, तो उनको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। अब इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होती नहीं है। तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए उनको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को कहते हैं मेटल, एक को कहते हैं नॉन मेटल, और एक को कहते हैं मेटेलॉइड्स। एक को कहते हैं मेटेलॉइड्स। तो मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, और मेटेलॉइड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो कह रहा है कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होते हैं, तो उनको हम लोग सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। ऐसे 4 या 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? वो सारे के सारे हमारे मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। दोज पॉसेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, जिनके पास में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो मेटेलॉइड्स
यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब बात होती है कि ये मेटल और नॉन मेटल पाए कहाँ जाते हैं। तो ऑल दीज आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर एंड अर्थ क्रस्ट। तो ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, नियॉन है। तो ये सब ज़्यादातर गैसेस के रूप में होती हैं जिनको हम लोग अपने एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ नॉन मेटल्स हैं या मेटल्स हैं जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में या जमीन के अंदर पाई जाती हैं। तो उसके लिए आपने ओर का नाम सुना होगा। तो ओर क्या होता है? तो ओर वो नेचुरल प्लेसेस होते हैं। ओर यानी खदान। ऐसे अगर हम लोग आसानी से अगर स्पष्ट लैंग्वेज में सुने तो खदान कहेंगे उसको। तो ओर क्या होते हैं? नेचुरल सब्सटेंसेस फ्रॉम वेयर वी extract element profitably and conveniently। कह रहा है कि सुविधा से या आसानी से और अपने लाभ के लिए उस जगह से जहां से हम इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। अब आयरन ओर है, तो आयरन ओर यानी वो खदान है आयरन का, यानी मिट्टी के अंदर में वहां पे आयरन की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो उस जगह से निकाल लेंगे हम लोग। अरे मिट्टी के अंदर आयरन तो हमारे आसपास भी होगा, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा ना, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा में होगी। अब जिस जगह से निकाला जा रहा है वहां पे आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। आपने सुना है कि मार्स का कलर जो होता है रेड होता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड पाई जाती है उसके सॉइल में, और जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो रेड होता है। तो यानी वहां पे आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो उसी तरीके से अर्थ क्रस्ट के वो हिस्से जहां पे आयरन बहुत ज्यादा मिलेगा, तो वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, उसके अंदर में मौजूद इंप्यूरिटीज को बाहर करते हैं और हमें प्योर फॉर्म में आयरन मिल जाता है। तो वो पार्ट जहां से हम ये सारी चीजें करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ओर्स। और ये सारे के सारे जिनको हम निकालते हैं उनको कहते हैं मिनरल्स, वो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने समझने का थोड़ा सा प्रयास किया कि मैटर क्या होता है और मैटर के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं। इससे ज़्यादा और अगर जानना होगा तो क्लास 9th का कभी सेकंड चैप्टर का जब मेरा वीडियो आएगा तो आप लोग देखिएगा उसे, आपको और भी ज़्यादा इसके बारे में समझ में आएगा। चलिए सीधे हम लोग बात करते हैं कि ये मेटल और नॉन मेटल को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करने का जो तरीका है वो दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो एक होता है हमारा जो मेटल और नॉन मेटल है इनको चलिए तो कैसे मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर में, और दूसरा जो होता है वो होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर में हम लोग मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके समझते हैं कि मेटल और नॉन मेटल को इन फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल यही जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल को फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करने के समय पे ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे आज। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 1 यहां पे हम लोगों ने लिख दिया मेटल और नॉन मेटल। ये डिफरेंशिएशन के लिए भी काम कर जाएगा आपके, ये नोट्स में भी आपके काम आ जाएगा, नोट्स बनाने में भी। तो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। और पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या होती है? तो मैलिएबिलिटी क्या होती है? कह रहे हैं कि मैलिएबिलिटी द प्रोसेस इन विच anything beaten into thin sheet
कह रहे हैं कि मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम पीट करके किसी भी चीज को एकदम सीट में कन्वर्ट कर देते हैं। सीट में कन्वर्ट कर देना यानी चादरें तैयार कर देना उसकी। तो आयरन की सीट्स हम लोग देखते हैं, आयरन सीट्स लगाए होते हैं, करकट वगैरह देखते हैं अपने घरों में जो एस्बेस्टस वगैरह होते हैं। तो आयरन के जो बने हुए करकट होते हैं वो कैसे वैसे बनाए गए हैं, वो मैलिएबिलिटी के ऊपर में बनाए गए हैं। जो गोल्ड की ज्वेलरीज बनाई जाती हैं उनको पीट करके उनके अंदर में हाईली मैलिएबल होते हैं, तो उस मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी के ऊपर में उनको पीट करके छोटे से छोटे यानी कम से कम भार में ये बड़े बड़ी ज्वेलरीज जो हैं वो दिखाई देती हैं, हमें बनाई जाती हैं। तो जो मेटल होते हैं दे आर मैलिएबल, तो इनको हम लिख देंगे कि यस दे आर मैलिएबल। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं। और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स में क्या मैलिएबिलिटी होती है, नहीं, ये मैलिएबल नहीं होते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो डक्टिलिटी क्या होती है, द प्रोसेस इन विच एनीथिंग drawn into वायर। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल वायर किसके बने होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल वायर मेटल के बने होते हैं, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, इन सब के बने होते हैं। यानी मेटल के अंदर में वो प्रॉपर्टी होती है जिससे उसको स्ट्रेच करके उसको थीन वायर में कन्वर्ट किया जा सके। तो मेटल के अंदर में वो प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल्स आर डक्टाइल। तो ये मेटल्स को हम लोग कह सकते हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब जो हैं ये हमारे डक्टाइल मेटल्स हैं। जबकि नॉन मेटल के अंदर में डक्टिलिटी नहीं पाई जाती है, दे आर नॉट डक्टाइल, यानी उनको वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तीसरा जो प्रोसेस है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है इनका कि मेटल्स आर लस्टर्स। तो लस्टर यानी सरफेस इज शाइनी, यानी शाइनी सरफेस होगा इनका। तो कोई भी अगर मेटल से बनी हुई चीज अगर हमारे घरों में है, अगर उसको हम पॉलिश कर दें, अच्छे से साफ सफाई कर दें, तो उसके ऊपर में एक ग्लो आ जाता है, एक चमक आ जाती है, एक ब्राइटनेस आ जाती है। और उस ब्राइटनेस के ऊपर में ही मेटल्स के यानी जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, इन सब की ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग मेटल का यूज करते हैं और मेटल का यूज करके हम उससे क्या करते हैं, उसके लिए ज्वेलरीज बनाने का काम करते हैं। तो उस नेचर को, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेटल की लस्ट्रस प्रॉपर्टी। तो मेटल कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। यस, फॉर एग्जांपल है हमारा गोल्ड, सिल्वर, हाँ, ये सब हमारे लस्ट्रस मेटल्स हैं जिनको ज्वेलरी बनाने के काम में भी आते हैं। मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, बट एक्सेप्ट, यहां पे अगर एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। तो आयोडीन और ग्रेफाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो इनके ऊपर में थोड़ी सी लस्ट्रस यानी थोड़ी सी चमक जो है वो देखने को मिलती है। तो ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी इनके ऊपर में थोड़ी सी मेटेलिक साइन या सरफेस के ऊपर में चमक देखने को मिलती है। तो आयोडीन और ग्रेफाइट के ऊपर में ही केवल ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक साथ ही देख लेते हैं दोनों को, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात करें तो ऐसे भी जानते हैं कि ऑल द प्रॉपर्टी थ्रू विच anything allow heat and electricity
इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो कह रहे हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी चीज अपने से होकर के हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग कंडक्टिव नेचर या कंडक्शन का प्रोसेस उसका। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी हमारे घरों की वायरिंग होती है या जो वायर्स बने होते हैं, वो किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। तो ऑल द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर। तो ये कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी मेटल जो है वो फॉलो करते हैं। तो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सभी के सभी दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सारे के सारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। सिल्वर को तो माना जाता है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। लेकिन क्या हमारे घरों में सिल्वर की वायरिंग देखने को मिलती है? सिल्वर काफ़ी महंगा है, कम मिलता है तो ज़्यादा महंगा है, इसलिए सिल्वर की वायरिंग नहीं होती है। लेकिन सिल्वर के वायर कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? जो हमारा सोलर पैनल होता है, तो सोलर पैनल में हर एक सोलर सेल को जोड़ने के लिए वहाँ पे पतले पतले सिल्वर के वायर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से पास कर देते हैं और कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी को वो एब्जॉर्ब करके नहीं रखते हैं। इसी तरीके से अगर हीट की बात करें तो कॉपर का जो कंडक्शन होता है हीट का, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कई सारे हमारे जो बर्तन होते हैं घरों में, जो यूटेंसिल्स होते हैं, उनके नीचे कॉपर की प्लेटिंग होती है। तो उस कॉपर की प्लेटिंग की वजह से वो हीट को अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिससे हमारा खाना जल्दी से पक जाता है। तो ये सब हमारे मेटल्स हैं। जबकि अगर नॉन मेटल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर कैसे हैं? इंसुलेटर हैं, वो कंडक्टर नहीं है। लेकिन एक्सेप्ट अगर हम बात करें डायमंड, तो डायमंड को माना जाता है कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के कंडक्शन के लिए डायमंड को माना जाता है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है वो कौन करता है? ग्रेफाइट करता है। डायमंड के बारे में अगर इलेक्ट्रिक कंडक्शन के बारे में जानना होगा हीट के, तो क्लास 10th में जब आप रहेंगे तो वहाँ पे डायमंड के प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा मैं। यहाँ पे जो ग्रेफाइट्स है, तो ग्रेफाइट के जो पेंसिल्स हमारे घरों में होते हैं, पेंसिल बनाने के काम में आता है, वो ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट का लीड जो होता है वो हमारे ड्राई सेल्स में पाया जाता है। अगर घर में कोई ड्राई सेल है तो उसको आप तोड़ेंगे तो बीच में एक रॉड की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और वो रॉड किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का बना हुआ है, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सके। जो कार्बन ब्रशेस वगैरह होते हैं मोटर में, जनरेटर में कार्बन के ब्रशेस लगाए जाते हैं, वो कार्बन ब्रशेस किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट के बने होते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। तो डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के कोई भी जो नॉन मेटल है वो कंडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्ट्रस और कंडक्टिविटी के बारे में जानकारी ली। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हार्डनेस के बारे में। तो इनको आप नोट भी करते चलिएगा और ऐसे ही समझते भी चलिएगा। तो अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है हमारी हार्डनेस के बारे में। तो सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं? यहाँ पे मेटल हार्डनेस का मतलब क्या होता है? दैट कैनॉट बी ब्रेक इजिली, जिसको आसानी से हम लोग तोड़ ना सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्ड कहते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम आसानी से तोड़ ना सके, तो सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं? दीज आर हार्ड। यस, इनके अंदर में हार्डनेस पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन को मानते हैं काफी मजबूत होता है भाई। नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन मेटल सारे के सारे ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रिटल, भुसभुसिया होते हैं, आसानी से टूट सकते हैं। सभी के सभी आसानी से टूट सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की, तो एक्सेप्शन में बात करेंगे तो डायमंड की बात करेंगे। डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ओवर द अर्थ। तो डायमंड अगर आप समझते हो कि जैसे लस्ट्रस के ऊपर में हम लोगों ने बात करी थी, तो डायमंड के अंदर में लस्ट्रस नहीं होता है। डायमंड लस्ट्रस नहीं है। आपने वहां पे सोचा होगा कि मैंने आपको आयोडीन का एग्जांपल दे दिया, ग्रेफाइट का, लेकिन डायमंड के बारे में नहीं बोला। डायमंड के अंदर में ऑप्टिकल नेचर की वजह से, डायमंड के ऑप्टिकल नेचर की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से डायमंड जो है काफी ज्यादा लाइट पास करता है, जिसकी वजह से वो चमकता है।
लेकिन उसके अंदर में कोई मेटेलिक साइन नहीं होता है। तो ये हार्डनेस की बात हो गई। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा कि इनका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है भाई? तो डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। अब यहां पे डेंसिटी को समझना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होने वाला है, क्योंकि डेंसिटी के बारे में अभी तक कहीं भी ऐसा वर्ड आया नहीं। तो डेंसिटी का परिभाषा ही होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो यानी छोटे से छोटे जगह में अगर कॉम्पैक्टली अगर जो पार्टिकल भरे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि छोटा सा रूम है 10 बाई 10 का और उसमें 100 लोग भरे हुए हैं, तो 100 लोग भरे हुए हैं तो क्या वो कंफर्टेबली अलग अलग चेयर लगा के बैठे होंगे क्या उस रूम में? नहीं, सब एक दूसरे के साथ में ठुसे होंगे उस रूम के अंदर में। तो यानी उस रूम की डेंसिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। यानी उसके अंदर में मौजूद जो पार्टिकल्स का नंबर है वो क्या है? ज़्यादा है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द रूम। और अगर उसी रूम में 2 लोग बैठे हुए हैं तो उस रूम की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम लोग बलिया जैसे शहर में रहते हैं, यहाँ भी पॉपुलेशन कम नहीं है, लेकिन अगर बलिया की पॉपुलेशन को मुंबई के पॉपुलेशन से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग कहते हैं कि मुंबई इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड सिटी। तो हमारे बलिया में 1 किलोमीटर के एरिया में अगर 1 लाख लोग रहते हैं तो मुंबई में उसी एरिया में 1 किलोमीटर के एरिया में 1 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम 20 लाख लोग रहते हैं। यानी हमसे 20 गुना ज़्यादा वहाँ पे लोग हर एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सर्वाइव करते हैं। यानी वहाँ की डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अगर मेटल की बात करें तो मेटल के अंदर में अभी हार्डनेस की बात किया, तो हार्ड क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जिससे इनको तोड़ना मुश्किल होता है। जबकि लूजली पैक्ड पार्टिकल की वजह से नॉन मेटल्स को तोड़ना आसान होता है। तो सारे के सारे डेंसिटी, जो मेटल की डेंसिटी होती है वो कैसी होती है? हाई होती है। तो मेटल की डेंसिटी कैसी होती है? हाई होती है। और नॉन मेटल की डेंसिटी कैसी होती है? लो होती है। तो हाई डेंसिटी यानी ये हाई डेंसिटी वाले एलिमेंट्स हैं। तो सबके बारे में हो गई बात। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी द प्रॉपर्टी by which anything bear a lot of strain without breaking। बिना टूटे हुए अगर कोई भी चीज़ बहुत भारी भारी सामान को उठा सकती है। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी पहाड़ी पे गए होंगे तो वहाँ पे जो केबल होते हैं, जो रोपवे सिस्टम होता है, जो रोपवे पे बैठ करके लोग जाते हैं, तो उनके जो वायर होते हैं वो मेटल के बने हुए वायर होते हैं, वो रस्सियाँ नहीं होती है, मेटल के बने हुए वायर होते हैं। तो भारी भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वो सक्षम होते हैं। तो यानी उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है? हाई होती है। तो सारे के सारे मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है? हाई होती है। एग्जाम्पल वही आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब आप लिख सकते हो। कुछ ऐसे होते हैं जो लोअर मेटल्स हैं जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, उनके बारे में नहीं यहाँ पे बात करें। इनका कैसा होता है? ये लो होते हैं। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगला जो पॉइंट है हमारा वो पॉइंट है हमारा कि सोनरिटी क्या होती है, सोनरस क्या होते हैं मेटल्स, सोनरिटी क्या होती है इनकी। तो सोनोरिटी द प्रॉपर्टी by which anything produce ringing sound on strike। अगर हम किसी भी चीज को पीटे और उसमें से टन टन की आवाज आए तो टन टन की आवाज कहां से आती है? स्कूल बेल से आती है। और स्कूल बेल किसका बना हुआ है? यस, पीतल का बना हुआ है आपके स्कूल में। तो आपके स्कूल में जो पीतल की घंटी है जो टन टन बजती है हर पीरियड के ओवर होने के बाद में, पीरियड शुरू होने से पहले
तो वो सारे के सारे किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द मेटल्स आर सोनरस, सभी के सभी मेटल्स कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं। इट मीन्स अगर उनको पीटेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। सारे के सारे मेटल्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सोडियम पोटेशियम ऐसे कुछ कैल्शियम मेटल्स हैं जिनको पीटने पे टन टन की आवाज नहीं आएगी। तो मेटल्स के अंदर में सोनरिटी पाई जाती है, यस। तो एग्जाम्पल है आपके कॉपर है, आयरन है, ये सब टन टन की आवाज करते हैं। और नॉन मेटल के अंदर में सोनरिटी नहीं पाई जाती है, ये टन टन की आवाज नहीं करते हैं, तो हाईली सोनरस होते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर मेटल्स की बात करें तो क्योंकि पार्टिकल्स पास पास में होते हैं तो जल्दी ये मेल्ट भी नहीं करते और जल्दी ये बॉयल भी नहीं करते हैं, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से गर्म करने पे इतनी आसानी से दूर दूर भी नहीं जाते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप लोग मेरा क्लास 9th का वीडियो देखेंगे, वहाँ पे आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं समझ में आएंगी कि मेल्टिंग क्या होता है, कैसे मेल्ट करता है, फ्रीजिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, कैसे वो होता है। तो क्लास 9th का अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऑन विच द टेम्परेचर एट विच एनीथिंग स्टार्ट मेल्टिंग। तो किसी भी टेम्परेचर पे अगर कोई भी चीज़ अगर पिघलने लगे, क्या आपके घर में रखे हुए लोहे और तांबे और के जो बर्तन हैं वो अपने आप पिघल जाते हैं क्या, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है किसका, मेटल का, और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, ये होता है नॉन मेटल का। तो हाई अगर मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आयरन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कॉपर का कितना होता है, 1083 यानी 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि लो होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। तो एक्सेप्शन में हमारे डायमंड्स आते हैं। तो डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ग्रेफाइट का लगभग 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसके अलावा सबके लगभग लो ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जबकि जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी। इसमें से अगर कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो उसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर में बात करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। टिल देन गुड बाय।